आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज तक के सबसे बड़े ट्रेडिंग एजुकेशन स्कैम के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी लैंडस्केप में एक बड़े शिफ्ट को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 10 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। सबसे पहली स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े स्कैम के बारे में जो पिछले हफ्ते ही सामने आया। हम बात कर रहे हैं शायद अब तक के सबसे बड़े ट्रेडिंग एजुकेशन स्कैम और इस पे लगे सेबी के एक एनफोर्समेंट एक्शन के बारे में। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो 283 करोड़ रुपीस मैनेज करता है अपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू। वो गारंटी रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है और लोगों को ये सिखा रहा है कि कैसे स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। सुनने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ना? जब सेबी ने अस्मिता पटेल के ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एग्जैक्टली यही मिला। ये एक ऐसी स्टोरी है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल फ्रॉड एक होते हैं। सेंटर में है अस्मिता पटेल, जिसने सोशल मीडिया में बहुत बड़ा फॉलोइंग बना लिया है। 5.26 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, 2.9 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी काफी अच्छा प्रेजेंस। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर किया है वर्ल्ड वाइड। उनकी कंपनी फैंसी नाम वाले अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या एमपैट, लेट्स मेक इंडिया ट्रेड या एलएमआईटी और ऑप्शन मल्टीप्लायर। इनका फ्लैगशिप एमपैट कोर्स आपको 7 लाख रुपीस प्लस 18% जीएसटी का पड़ता था, यानी टोटल 8.26 लाख रुपीस। अब बात करते हैं उन वाइल्ड क्लेम्स की जिन्हें सेबी ने पकड़ा। इनके सेशंस में लोगों को बोला जाता था कि 35 to 40% रिटर्न्स मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के। एक सीए का एग्जाम्पल दिया गया जिन्होंने 30 लाख रुपीस से 12 करोड़ रुपीस बना लिया, और वो भी सिर्फ 1.5 साल में। एक 18 साल के लड़के का टेस्टिमोनियल भी था जिन्होंने 12 लाख रुपीस प्रॉफिट कमा लिया 8 से 9 महीनों में। एक स्पीकर ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि वो 12% प्रॉफिट कमा लेते हैं एक महीने में बिना मार्केट देखे। और सबसे अजीब पार्ट, एक सेशन में तो उन्होंने 300% रिटर्न तक का कैलकुलेशन दिखा दिया, पर असली पिक्चर सेबी ने दिखाया। जहां अस्मिता और उनकी कंपनी क्लेम कर रहे थे कि वो 283 करोड़ रुपीस मैनेज करते हैं अपने प्रोप्राइटरी सिस्टम से, उनका एक्चुअल ट्रेडिंग टर्नओवर सिर्फ 15.27 करोड़ रुपीस था और नेट प्रॉफिट सिर्फ 12.28 लाख रुपीस था। मतलब इनके प्रॉमिस और रियलिटी के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं था। उनका ऑपरेशन काफी सिस्टमैटिक था। पहले लोगों को एक 3 डे कोर्स में बुलाया जाता था जिसका नाम था लेट्स मेक इंडिया ट्रेड या एलएमआईटी। इन सेशंस में एक्टिवली लोगों को बोला जाता था कि अपने म्यूचुअल फंड्स बेच दो, गोल्ड लिक्विडेट कर दो और फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले लो ताकि इनके कोर्स ज्वाइन कर सको। और तो और लोगों को बोला गया कि ट्रेडिंग में ना के बराबर रिस्क है। जब लोग इनका मेन कोर्स ज्वाइन कर लेते तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो एबीसी लिमिटेड में ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए, जहां अस्मिता पटेल एक ऑथराइज्ड पर्सन थी। उसके बाद उन्हें एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल्स में ऐड किया जाता था, M16 और M17 टेक्निकल अपडेट, जहां स्पेसिफिक ट्रेडिंग एडवाइस दी जाती थी। सेबी ने देखा कि ये टेलीग्राम चैनल से कैसे टाइट कंट्रोल मेंटेन करते थे। डिटेल एक्सेल वर्कशीट्स भेजे जाते थे जिसमें स्पेसिफिक ट्रेडिंग पैरामीटर्स जैसे एग्जैक्ट एंट्री प्राइसेस, स्टॉप लॉसेस और ट्रेड्स के प्रिसाइज टाइमिंग्स दिए जाते थे। जब स्टॉप लॉसेस हिट होते तो तुरंत नए ट्रेडिंग पैरामीटर्स भेज दिए जाते थे पार्टिसिपेंट्स को। ये क्लियरली दिखा रहा था कि ये लोग एजुकेशन के नाम पर एक अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विस चला रहे थे। और सबसे अलार्मिंग बात ये थी कि ये लोग पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग रखते थे। ऑनलाइन सेशंस के दौरान पार्टिसिपेंट्स को म्यूट रखा जाता था और एक दूसरे से बात नहीं करने दिया जाता था। जो लोग सवाल पूछते उन्हें चैट पोर्टल्स में कोई जवाब नहीं मिलता था। इस सिस्टमैटिक आइसोलेशन ने लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने या कंप्लेन रेज करने से रोक दिया। अब थोड़ा नंबर्स पे ध्यान देते हैं। 2019 से 2024 के बीच उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू 90.49 करोड़ रुपीस फीस कलेक्ट की थी। सेबी ने और इन्वेस्टिगेशन में देखा कि 3 और एंटिटीज, किंग ट्रेडर्स, जेमिनी एंटरप्राइज और यूनाइटेड एंटरप्राइजेस के थ्रू भी एडिशनल फीस कलेक्ट हुआ, जिससे टोटल अमाउंट 104 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गया। सेबी ने अब सीरियस एक्शन लिया है। उन्होंने कंपनी को ऑर्डर दिया है कि वो अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस देना बंद करे। उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है और 53.67 करोड़ रुपीस इंपाउंड किया जाएगा, जो सेबी के मुताबिक इल गॉटन गेन्स है।
केस को टैक्स अथॉरिटीज को भी फॉरवर्ड किया गया है ताकि पोटेंशियल जीएसटी और इनकम टैक्स वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। ये केस काफी रेलेवेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल एजुकेशन के इंटरसेक्शन में कितने डेंजर्स छुपे हुए हैं। ये एक रिमाइंडर है कि जब कोई आपको गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस करे या क्लेम करे कि उनके पास एक फुल प्रूफ सिस्टम है पैसे बनाने का, तो वहां से दूर भागना बेटर है। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी लैंडस्केप में एक बड़े शिफ्ट के बारे में, आरबीआई के लेटेस्ट रेट डिसीजंस और हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाला इसका असर। बड़ी खबर यह है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है और अब ये 6.25% पे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक यूनानिमस डिसीजन था, जबकि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स अभी भी कॉशियस है ईजिंग के मामले में। आरबीआई ने अपना न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस में नेविगेट करते हुए अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। चलो अब बात करते हैं ग्रोथ की, क्योंकि यहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। Q2 जीडीपी ग्रोथ काफी धीमा हो गया है, ये 5.4% तक गिर गया है, जबकि पिछले साल ये 8.1% था। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये दिखाता है कि कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ शार्पली धीमा हो रहा है और जो अर्बन कंजम्पशन हमारा ग्रोथ इंजन होता था वो भी थोड़ा कम हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज्यादा पॉजिटिव पिक्चर नहीं दे रहा। अर्ली Q3 रिजल्ट्स में सिर्फ मार्जिनल रिकवरी दिख रही है, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ के चैलेंजेस पहले जितना सोचा गया था उससे ज्यादा सीरियस है। आगे देखते हुए आरबीआई का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ FY26 के लिए 6.7% रहने वाला है। अब ये सुनने में एक अच्छा नंबर लगता है, लेकिन ये इकोनॉमी के पोटेंशियल ग्रोथ रेट से कम है। ये बिलो ट्रेंड ग्रोथ ही आरबीआई को इन्फ्लेशन से शिफ्ट करके ग्रोथ सपोर्ट देने का मौका दे रहा है। प्रोजेक्शन के हिसाब से फर्स्ट हाफ स्ट्रांग होगा 6.9% के साथ, लेकिन सेकेंड हाफ में ये मॉडरेट होकर 6.5% पे आ जाएगा, जो दिखाता है कि करंट हेडविंड्स अभी कुछ टाइम तक रहने वाले हैं। अब आते हैं इन्फ्लेशन पर, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है। पब्लिक की उम्मीदों और आरबीआई के दिख रहे रियलिटी के बीच एक इंटरेस्टिंग डिस्कनेक्ट है। आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन FY26 में 4.2% तक मॉडरेट हो जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट हाउस होल्ड सर्वेज आए हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं। एवरेज इंडियन हाउस होल्ड्स को लगता है कि इन्फ्लेशन अगले 3 महीने में 9.3% रहेगा और अगले साल के लिए तो वो 10.2% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रोजेक्शंस और पब्लिक परसेप्शन के बीच का ये गैप काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये लोगों की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। CareEdge के एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम वॉलेटाइल वेजिटेबल प्राइसेस को हटा दे तो कोर इन्फ्लेशन काफी नॉर्मल है, सिर्फ 3.9%, जो आरबीआई के 4% टारगेट से भी नीचे है। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं। एडिबल ऑयल सेक्टर को प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में। साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जो फूड इन्फ्लेशन को और अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट एक स्ट्रक्चरल कंसर्न बन गया है, जिसे आरबीआई को अपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी में फैक्टर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की, जो काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाता है। अक्टूबर से एफपीआई आउटफ्लो में सब्सटैंशियल गिरावट देखी गई है। लगभग $21 बिलियन निकल चुके हैं, जो रुपये पर प्रेशर डाल रहे हैं। रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 3.2% गिर गई है नवंबर से। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इंडिया के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $630.6 बिलियन के कंफर्टेबल लेवल पर है, जो 10 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट कवर करते हैं। और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि इंडिया ग्लोबल लीडर है रेमिटेंसेस में, जो $129.1 बिलियन तक पहुंच गया है। ये एक्सटर्नल बफर आरबीआई को कॉन्फिडेंस देता है कि वो डोमेस्टिक ग्रोथ कंसर्न्स पे फोकस कर सके। आगे का पाथ काफी इंट्रीगिंग है। एनालिस्ट का कंसेंसस ये कह रहा है कि FY26 में और भी 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग और पेस डिपेंड करेगा कि ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स कैसे इवॉल्व होते हैं। आरबीआई क्लियरली एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच सिग्नल कर रहा है, अपने फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पे नजर बनाए रखते हुए। डोमेस्टिक ग्रोथ नीड्स और एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी का इंटरप्ले क्रूशियल होगा मॉनेटरी पॉलिसी को शेप करने में FY26 तक। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर जनवरी 2025 में 6.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बाउंस बैक हुआ, जहां सेल्स 2.29 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गए, जो जनवरी 2024 के 2.15 मिलियन यूनिट से ज्यादा है।
दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में भी एक 30% का शार्प राइज देखा गया। पैसेंजर व्हीकल्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जहां 15.53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और दिसंबर से 58.77% का बड़ा जंप देखा गया। टू व्हीलर्स में 4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, जबकि थ्री व्हीलर्स और ट्रैक्टर में 6.8% और 5% का ग्रोथ देखा गया। कमर्शियल व्हीकल्स ने भी 8% ईयर ऑन ईयर अपटिक रिकॉर्ड किया। दूसरा, आईटीसी लिमिटेड ने क्वार्टर 3 FY25 में अपना स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 1.18% बढ़ाकर 5,638.25 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया, जो एनालिस्ट के 5,200 करोड़ रुपीस के एस्टिमेट से ज्यादा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, जो 16,864.34 करोड़ रुपीस से बढ़कर 18,290.24 करोड़ रुपीस हो गए। सिगरेट सेगमेंट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, जहां रेवेन्यू 7.7% बढ़कर 8,136.29 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। वहीं एफएमसीजी बिजनेस में 4% की मॉडेस्ट ग्रोथ हुई, जिसका रेवेन्यू 5,418 करोड़ रुपीस रहा, लेकिन एडिबल ऑयल्स, व्हीट और पैकेजिंग मटेरियल जैसे की इनपुट्स पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद भी ये ग्रोथ देखी गई। फाइनली, भारतीय एयरटेल ने क्वार्टर 3 में अपने प्रॉफिट में 483% का जंप रिपोर्ट किया, जो 2,530 करोड़ रुपीस से बढ़कर 14,760 करोड़ रुपीस हो गया, जो मेनली इंडस टावर्स को सब्सिडरी जैसे कंसोलिडेट करने से आया। अगर इसको एक्सक्लूड करें तब भी प्रॉफिट्स 121.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 5,514 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए, जो जून 2024 टैरिफ हाइक और हायर पेइंग कस्टमर्स के सर्ज की वजह से हुआ। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, जो 45,129 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, जबकि एबिटा में 24% ईयर ऑन ईयर का राइज हुआ, जो 24,880 करोड़ रुपीस तक गया और मार्जिन्स इंप्रूव होकर 55.1% तक पहुंच गए। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड।